नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो होगा, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रशासन के बारे में, मुगल के केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। केंद्रीय प्रशासन में हम लोगों ने जिन चीज़ों को देखा, उसके आगे की जो कड़ी है हमारी, वह है मुद्रा प्रणाली यानी वित्त व्यवस्था। और वित्त व्यवस्था के अलावा जो है सैन्य व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दो टॉपिक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं टॉपिकों को मैं कवर करूँगा। और जितने भी टॉपिक होंगे, इसको छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड किया है मैंने, क्योंकि ये जो पूरी मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था है और जो भी आपकी दिल्ली सल्तनत की भी रही है, वो सभी बहुत बड़ा सेक्टर होता है, क्योंकि उसमें कई शासक आ चुके होते हैं और सभी शासकों को हम लोग समग्र रूप से पढ़ते हैं, सभी प्रशासन के बारे में, और प्रश्न अटैच करते हैं किसके साथ, उन शासकों के साथ। तो हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो पहला टॉपिक हमारा मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली, जो कि वित्त व्यवस्था से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मुद्रा प्रणाली थी, जो भी सिक्के जारी किए गए थे मुगल काल में, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मुगल काल में जो भी सिक्के जारी किए गए थे वो ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सोने के थे या चांदी के थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग जितना भी अभी तक पढ़ चुके हैं, चाहे हम लोग अगर प्राचीन काल में भी चले जाए, तो कहीं किसी किसी शासक में सिर्फ सोने के सिक्के जारी किए गए हैं और चांदी के सिक्के जारी किए गए, तांबे के सिक्के जारी किए गए, या शीशे के सिक्के जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि सोना प्लस चांदी प्लस तांबा, तीनों प्रकार के सिक्के पूरे मुगलिया सल्तनत के अंदर, जो भी मुगल काल है उसमें पूरे तीनों प्रकार के, तीनों धातुओं से बने हुए सिक्के हमको देखने को मिल रहे हैं। तीनों, शीशे की चर्चा नहीं की गई कहीं पर भी। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग से हटाना है, क्योंकि आपको थोड़ा चीज़ पकड़ के चलना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमको एलिमिनेट करना है यहाँ पर और क्या चीज़ हमको जानना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सोना, चांदी और तांबा, ठीक है, जो तीनों सिक्के, मतलब शीशा नहीं यहाँ पर। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ रहे हैं यहीं पर। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि मुगल काल में जो प्रथम शासक था वो बाबर था। तो बाबर ने, देखिए इस पर प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे और आगे के लिए भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बाबर ने जो सिक्के चलाए थे अपने युद्ध के दौरान, जब उसने युद्ध जीते हैं तो उसी की खुशी में उसने सिक्के चलाए थे। तो वहाँ पर दो प्रकार के सिक्के चलाए, यहाँ पर बाबर ने दो प्रकार के सिक्के चलाए हैं। वो दो सिक्के कौन से हैं? वो है शाहरुखी सिक्का एक चलाया है, एक है बाबरी सिक्का। तो बाबरी सिक्का नाम तो है, आप इसको तो जान जाएंगे आसानी से कि बाबर ने चलाया था, लेकिन ठीक है, तो ये तो आप जान जाएंगे। लेकिन शाहरुखी सिक्का जो है, ये आपको नहीं अटैच कर पाएंगे नाम के साथ, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको देखना है कि शाहरुखी सिक्का जो कि किसका बना था? चांदी का बना हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस नाम का सिक्का जो था वो किससे बना था? सोने से बना था, तांबे से बना था, या फिर चांदी से बना था? यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है इस तरीके से भी। तो यहाँ पर देखेंगे तो शाहरुखी सिक्का था, वो चांदी का बना हुआ था। और ये किस क्षेत्र में उसने चलाया था, ये भी बहुत जरूरी है। और वहाँ पर उसने ये चांदी के सिक्के फ्री में बंटवा दिए थे जनता के बीच में, ठीक है। ये मैं शुरुआत में आप लोग को बता चुका हूँ। तो शाहरुखी सिक्का जो था वो कहाँ चलाया गया था? काबुल में चलाया गया था। और बाबरी सिक्का जो चलाया गया था, बाबरी सिक्के के बारे में तो आप जान जाएंगे कि बाबर ने चलवाया, लेकिन किस क्षेत्र में चलवाया ये जरूरी है कि कंधार में चलवाया इसने, ठीक है। तो ये क्षेत्र कौन सा? कंधार है, जो कि बाबरी सिक्का चलाया गया जहाँ पर, और शाहरुखी सिक्का काबुल में चलाया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दोनों में से वो सबसे ज़्यादा शाहरुखी सिक्का है, ध्यान देंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बाद हुमायूं आता है और बीच में एक शासक आ जाता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने भी सिक्के चलवाए हैं। तो शेरशाह सूरी के ऊपर जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, वो उसने जो सिक्के चलाए, उसने दो प्रकार के सिक्के चलाए यहाँ पर। एक चलाया चांदी का सिक्का, एक चलाया तांबे का सिक्का, मगर शुद्ध चांदी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, सिक्के क्या होते थे, वो मिक्स चलाता था वो, ठीक है ना। जो भी मुगल काल में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जो भी शासक आए, सब कुछ सिक्के मिक्स प्रकार के चलाते थे कि कई धातुओं का मिक्सचर होता था। तो यहाँ पर प्रश्न आ गया कि शुद्ध चांदी के सिक्के जो है किसने चलवाए? शुद्ध, ये शब्द आपको मिलेगा वहाँ पर। तो शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए शेरशाह सूरी ने। और इस शुद्ध चांदी का जो सिक्का था वो क्या कहलाता था, ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। रुपया कहलाता था, पैसा कहलाता था, जीतल कहलाता था, इस तरह से कोई अलग अलग चार ऑप्शन आपको मिलेगा। तो वो क्या था? रुपया था। बहुत ध्यान से सुनेंगे, रुपया जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलवाया था, जिसे रुपया कहा जाता था। और जो तांबे का सिक्का था उसने चलवाया था, वो क्या कहलाता? पैसा कहलाता था। रुपया और पैसा, ठीक है ना। तो छोटी इकाई है पैसा और बड़ी इकाई है रुपया। तो रुपया जो था, जो बड़ी इकाई है, वो किसका होता था? शुद्ध चांदी का सिक्का होता था, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि मुगल काल में एक मतलब कि सिक्कों को लेकर, क्योंकि इसके प्रति बहुत जागरूकता थी, सिक्के चलाए गए थे भांति भांति के। तो एक शाही टकसाल की मतलब कि गठन किया गया था, शाही टकसाल का निर्माण करवाया गया था। तो इसके प्रति सबसे ज़्यादा
कौन उत्साहित था, कौन सा शासक ऐसा था जिसने इस पर बहुत अच्छे से कार्य किया था सिक्कों को ऊपर। तो उसने एक शाही टकसाल बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। तो शाही टकसाल का निर्माण देख, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि कई शासक आए, बाबर आए, हुमायूं आए, फिर उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अकबर आया, फिर जहांगीर आया, कई शासक आए हैं। ठीक है, उसमें अकबर ने क्या किया था, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया कि शाही टकसाल का निर्माण कराया। और इसका जो मुखिया था, मतलब प्रधान जो होता था इस टकसाल का, वो उसका नाम क्या था? ख्वाजा अब्दु इस्मत। तो ये नाम याद रखेंगे, ख्वाजा अब्दु इस्मत नाम का एक प्रधान होता था जो कि शाही टकसाल अकबर के समय में, ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। और अकबर ने सिक्का चलवाया था, चांदी का सिक्का चलवाया अकबर ने भी, और जिसका नाम था जलाली। तो जलाली सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है, जलालुद्दीन अकबर के नाम, अकबर नाम हम लोग पढ़ते हैं तो जलालुद्दीन से जलाली बना है। ठीक है, तो जलाली नाम का सिक्का किसने चलवाया? अकबर ने चलवाया। ठीक है, अकबर ने कुछ सिक्के ऐसे भी चलवाए थे जिस पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि अकबर की जो छवि थी उस मुगल काल में, वो अन्य शासकों के अगर तुलना करें तो अन्य शासकों से तुलना करते तो वो बहुत ही सहिष्णु प्रकार का था, मतलब धर्म के प्रति बहुत ही सहिष्णु था। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से उसने कई कार्य किए हैं वहाँ पर। ठीक है, हिंदू परंपरा का प्रभाव भी उसके ऊपर देखा गया। ठीक है, तो सिक्कों पर उसने राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई थी उसने। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, आप इसको साधारण तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में उतना अच्छे से नहीं रखेगा। आप इसको प्रश्न के रूप में जब पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे कि राम और सीता प्रकार के सिक्के किस शासक ने चलवाया था जो कि मुगल काल से संबंधित है, तो वो है अकबर है। तो ये जरूरी हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण हो गया। अब आते हैं जहांगीर की बात कर ले। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया था। तो जहांगीर ने एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था निसार। तो निसार नाम का सिक्का किसने चलवाया था? तो वो था जहांगीर। ठीक है, तो ये जो सिक्का था वो रुपए का एक चौथाई हिस्सा होता था, मतलब कि 25 पैसा हम कह सकते हैं। तो रुपये, अगर 1 रुपया है तो उसका एक चौथाई हिस्सा था, तो वो क्या कहलाता था? निसार। तो ये निसार नाम का सिक्का किसने चलवाया है? एक नए प्रकार का ये प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो निसार आपको याद करना, जहांगीर। तो ये तो मुगल कालीन कुछ जो सिक्के थे जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेना की बात कर लेते हैं। सैन्य व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, मुगलिया सेना की अगर हम लोग बात करें तो जो सेना होती थी किसी भी शासक के लिए, किसी भी मतलब जो भी साम्राज्य रहा है, चाहे हम लोग प्राचीन सभ्यता प्राचीन काल में लोग पढ़ के आ रहे हैं, फिर मुगलिया काल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती थी, क्योंकि वो जब भी युद्ध पे जाता तो सेना उसकी विजय में बहुत ही बड़ी भागीदार होती थी। तो जो मुगलिया सेना थी, सभी शासकों ने अलग अलग प्रकार से अपनी सेना का गठन किया था, अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया था, अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित थी वो। तो यहाँ पर देखना क्या है, जो प्रश्न आपका आएगा जो मुगल काल में था, तो मुगलों की जो सेना थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? दशमलव पद्धति। और दशमलव पद्धति का जो प्रभाव था, जो उसकी टर्मिनोलॉजी बाहर निकल के आती है, वो थी क्या? मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा जो थी, ठीक है, यहाँ पर एक देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर जो मनसबदारी शब्द बना वो मनसब से बना है। ठीक है, तो ये किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी या दशमलव पद्धति का संबंध सेना से है, ये आपको अच्छे से याद करना है। तो दशमलव पद्धति जो थी, अब ये दशमलव पद्धति आई कहाँ से, ये बहुत जरूरी है। तो दशमलव पद्धति जो आई वो आई मंगोलों से। कहाँ से आई? मंगोलों से। ठीक है, जो तैमूर लंग वगैरह थे वो मंगोल थे। तो उसने क्या, वो लोग चलाते थे, इस तरह की पद्धति का अनुसरण करते थे, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली सेना होती थी उनकी। ठीक है, तभी वो क्या करते थे? विजय प्राप्त करते थे। तो उसके टर्मिनोलॉजी को, उसके जो भी तरीके थे उसको अपना लिया गया था, वो दशमलव पद्धति कहलाती थी। और मनसबदारी प्रथा कहलाई, जो यहाँ पर आया, जब प्रचलित हुआ तो मनसबदारी के नाम से ये प्रचलित हो गया। ठीक है, तो मनसब, यहाँ पर मनसबदारी जो है मनसब है। और मनसब क्या है, आपको अगर आप इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो मनसब एक तरह का क्या होता? पद होता था, एक तरह की श्रेणी होती थी, जिससे जो भी व्यक्ति जो इस पर नियुक्त होता था वो उसकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो उसकी स्थिति कितनी मजबूत है सेना के अंदर। तो मनसबदारी प्रथा दशमलव प्रणाली पे थी, और मनसबदार का मतलब उस व्यक्ति की स्थिति, उस अमीर की स्थिति क्या है सेना के अंदर या शासन में क्या स्थिति है। ठीक है, तो वो मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। ठीक है, मंगोलों से प्रेरित थी, ये भी जानना जरूरी है कि भी परीक्षा का प्रश्न हो सकता है। अब चूंकि सेना जो थी मुगल काल में वो 4 श्रेणियों में बांटी गई थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा इंप्लीमेंट कर दी गई। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर है, उसकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, 4 श्रेणियाँ जब बना दी गई, ठीक है, तो 4 श्रेणियाँ वो कौन सी थी? तो वो अधीनस्थ,
जो राजा जो थे, जैसे जो शासन, जो भी मुगलिया शासन था, क्योंकि मेन सेंट्रल पावर उसी के पास थी, केंद्रीय शासन वही था। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त किया था, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक अधीनस्थ राजा नियुक्त होता था, जो अपने क्षेत्र का कार्यभार देखता था। ठीक है, तो उसके अंडर में भी कुछ छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती थी, छोटी छोटी सेनाएं होती थी। तो वो एक सेना हुआ करती थी। जब कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ना होता था तो उन राजाओं को इकट्ठा कर लिया जाता था। ठीक है, और उनके साथ वो सेना आ जाती थी। फिर एक होती थी जो कि मनसबदारों की सैन्य टुकड़ी होती है, जो मनसबदार जो मैंने बताया, क्योंकि राजा से तो बड़ा तो होगा नहीं, से चाहे वो क्षेत्रीय राजा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो मनसबदार राजा से तो बड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, तो मनसबदार जो था अधीन होता था राजा के अधीन, जाहिर सी बात है। तो मनसबदार के बारे में हम यहाँ पहले बता चुके हैं। तो उसकी जो सैन्य टुकड़ियाँ होती थी, उसके अंडर में जो सेना होती थी, उसमें घुड़सवार भी होते थे, हाथी भी होते थे, पैदल सेना भी होते थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अहदी सैनिक होते थे। अभी अहदी सैनिक की चर्चा करेंगे हम लोग। फिर होता दाखिली सैनिक होता था, जो कि पूरक सैनिक कहलाता था। किसी भी सेना का पूरक होता था, कि वो मदद करता था उस सेना का। ठीक है, यहाँ पर जो अहदी सैनिक, जो तीसरे नंबर की जो श्रेणी है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेना होती थी अहदी सेना। अहदी सेना क्या थी? तो अहदी सेना वो 4 श्रेणियाँ थी, जो कि जिसमें सेना को डिवीज़न किया गया था। और वो अहदी सेना किसके अंडर में रहती थी? डायरेक्ट अंडर में अटैच में रहती थी। तो वो जो मुख्य शासक होता था, जो राजा होता था, यानी बादशाह जो था, जैसे कि अकबर की हम चर्चा करें तो अकबर के अधीन अहदी सेना कार्य करती थी, या जहांगीर के अधीन अहदी सेना कार्य करती थी, बाबर के अधीन अहदी सेना कार्य करती थी। तो ये जरूरी हो गया आपके लिए। तो अहदी सेना अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता तो अहदी सेना किसके अंडर में कार्य करती थी? तो वो जो बादशाह होता था मुगल काल में, वो उसके अंडर में कार्य करती थी। उसके बाद देखेंगे कि जो मुगलों की विशाल सेना थी, जो पूरी सेना थी, उसको एक बड़े मोटा मोटा देखें तो उसमें क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। 2 भागों में, जैसे हम कहते थे कि एक हाथियों की सेना हो रही है, एक पैदल सेना हो रही है, एक घोड़ों की सेना हो रही है, जो घोड़ों पे चल रही है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के मुख्य रूप से डिवीज़न किया गया है। एक जो पैदल सेना होती है, जो पैदल चलती थी। ठीक है, आप लोग सीरीज वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पैदल सेना होती थी, और पीछे पीछे आगे की सेना चली, आगे कोई अगर हाथी चले तो पीछे पैदल सेना चलती थी, या घुड़सवार चलते रहते थे बीच बीच में। तो 2 तरह की होगी। तो एक पैदल सेना हो गई, और एक अश्वरोही सेना, मतलब घुड़सवार जो होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्मोलॉजी इस्तेमाल होगी वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि यहाँ से पहचान पूछे भी गए प्रश्न और आगे आने की संभावना भी है। पैदल सेना को 2 भागों में पुनः डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम होता था अहशाम सैनिक। तो अहशाम सैनिक किसके अंडर में होते थे? तो पैदल सेना के अंदर। दूसरा जो होता है वो सेहबंदी होता था। ये भी किसमें? तो अहशाम और सेहबंदी दोनों ही पैदल सेना होती थी। जो अहशाम सैनिक होते थे उनके, वो किस तरह को कैसे पहचानेंगे? है तो पैदल ही सेना, तो कैसे पहचानेंगे? तो उसकी पहचान ऐसी थी कि उनके पास क्या होते, तलवार होती थी, भाले होते थे, तीर होते थे, धनुष रखते थे अपने पास। तो उनको ये सब चीज़ें, जो छोटे छोटे हथियार होते थे उनके पास होते थे, और वो पैदल सेना होती थी। लेकिन जो सेहबंदी सैनिक होते थे, ठीक है, ये क्या करते थे? ये इनकी पहचान इस तरह से नहीं कर सकते। वो क्या करते थे, वो उनके पास कुछ नहीं होता था, वो सिर्फ उनके साथ चलते थे। ठीक है, वो क्या होते थे, बेरोजगार टाइप के होते थे, और जब युद्ध होता था तो उनको बुला लिया जाता, मगर उनके पास कुछ होता नहीं था, कोई हथियार। वो सिर्फ मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए? अहशाम, मतलब सेहबंदी जो सेना थी वो मदद करती थी, किसकी? अहशाम की मदद करती थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जब हम अश्वरोही में आते हैं तब देखते हैं, अश्वरोही सेना को पुनः 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिस प्रकार से पैदल सेना को डिवाइड किया गया था। ठीक है, अश्वरोही सैनिक जो होते थे बहुत ही महत्वपूर्ण होते, क्योंकि अश्व पर वो मतलब घुड़सवार होते थे, और वो ज़्यादा सुरक्षित होते थे। किससे? पैदल सेना थे, और ताकतवर भी होते थे। ठीक है, और सुरक्षित भी ज़्यादा होते थे, इसीलिए वो महत्वपूर्ण सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे। ठीक है, तो मुगल सेना के क्या कहलाते थे? ये प्राण कहलाते थे। मुगल सेना का प्राण कौन सी सेना थी? पैदल सेना या अश्वरोही सेना? तो अश्वरोही सेना। अब उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक कहलाता था बरगीर, और एक कहलाता था सिलेदार। अब इन दोनों को कैसे पहचानेंगे? दोनों ही तो घुड़सवार हैं, तो कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे, जो बरगीर जो सेना थी, जो घुड़सवार सेना थी, ये युद्ध क्या, ये परमानेंट प्रकार की सेना हुआ करती थी, कि युद्ध नहीं भी है तब भी ये क्या पहले से ही रहते थे। ये इसके लक्षण के आधार पर हम लोग उसको पहचान सकते हैं। देख के तो नहीं पहचान सकते हम कि वो बरगीर है कि सिलेदार है, हम नहीं पहचान सकते। लेकिन जब उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं तब इसको पता चलेगा कि ये सिलेदार है कि बरगीर है। ठीक है, देख के नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जो बरगीर थी पहले से ही नियुक्त रहते थे, परमानेंट सेना होती थी ये। ठीक है, और इनके जो भी साज सामान हुआ करते थे, जो भी इनके पास हथियार होते थे,
वो सब क्या किसके द्वारा, शासन के द्वारा, जो भी शासक था, जो चलाता था पूरे, जो भी मनसबदार हुआ करता था, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुहैया कराता था बरगीर को, ठीक है, वो मुहैया कराता था, क्योंकि वो शासन के द्वारा जो व्यक्ति होता था, जो सेना होती थी, उसको अपने खर्चे से कुछ नहीं करना होता था, ठीक है। लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाता था कहाँ पर, सिलेदार में। सिलेदार जो लोग होते थे वो अपनी चीज़ें अपने साथ लेके आते थे, और इनकी नियुक्ति जस्ट अपोजिट कैसे होती थी, जब युद्ध होता था उसी समय इनको नियुक्त किया जाता था, उसके बाद फिर निकाल दिया जाता था। युद्ध के समय ये नियुक्त किया जाता था और फिर इनको उसी समय जो भी इनका वेतन होता वगैरह होता था उसी समय तय किया जाता था, ठीक है। तो अपने सामान की व्यवस्था ये स्वयं करते थे, मतलब अपने घर से लेके आते थे, भाई आप अपने घर से अपनी व्यवस्था करिएगा, तो वो सिलेदार कहलाते थे। ये तो सेना का जो डिवीज़न हुआ, एक पैदल सेना में, अश्वरोही में। पैदल सेना दो भागों में दोबारा डिवाइड होती है, और अश्वरोही सेना दोबारा डिवाइड होती है। अब देखते हैं यहाँ पर घुड़सवार जो थे कुछ और डिवीज़न देखने को मिलते हैं सामान्य तरीके से, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही फेमस है, आप लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा, तो ये भी जानेंगे, ये भी घुड़सवार ही हुआ करते थे। दो अस्पा और सिंह अस्पा, ये दो टर्मोलॉजी आप लोग बार बार पढ़ते होंगे। तो दो अस्पा ये क्या थे, घुड़सवार होते थे, दो अस्पा, सिंह अस्पा, एक अस्पा और निम्न अस्पा, ठीक है। अब आशय क्या है इसका, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपका। आशय क्या है, दो अस्पा मतलब कि दो है, मतलब कि जो घुड़सवार होता था, जो भी घुड़सवार होगा, एक घुड़सवार है, ठीक है, तो वो एक व्यक्ति है तो उसके पास दो घोड़े होते थे, तो दो अस्पा होता था। सी अस्पा मतलब कि ऐसा घुड़सवार जिसके पास तीन हो। देखिए दो अस्पा में तो पता चल जाएगा, लेकिन सी अस्पा से हम पता नहीं लगा सकते इस शब्द से कि कितने घोड़े होंगे उसके पास, ये आपको याद करना पड़ेगा। सी अस्पा का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के पास, घुड़सवार के पास तीन घोड़े होंगे। एक अस्पा से भी आप पहचान लेंगे कि इसमें संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। तो एक अस्पा से मतलब एक घोड़े का। लेकिन निम्न अस्पा में क्या होता था, दो सैनिकों के बीच में एक घोड़ा होता था। देखिए दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसी दोनों को ध्यान सुनिएगा। एक अस्पा का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति है, एक ही घुड़सवार है, उसके पास एक ही घोड़ा है। एक व्यक्ति मतलब एक घुड़सवार और उसके पास एक ही घोड़ा है। लेकिन निम्न अस्पा में क्या होता है, दो सैनिक है और दो सैनिकों के मध्य सिर्फ एक घोड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से घुड़सवारों का डिवीजन सिलेदार और बरगीर के अलावा भी हम लोग ने यहाँ पर से मुगल में देखा गया है, ठीक है। अब आते हैं नौसेना की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है नौसेना पे प्रश्न किस तरह से पूछा जाए। नौसेना की जब हम लोग बात करते हैं तो नौसेना मुगलिया सल्तनत के अंदर हमको देखने को नहीं मिलती है, उतने अच्छे से नहीं देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि नौसेना उनके पास थी नहीं। कब होती है, जब अकबर आते हैं, जब अकबर का शासनकाल शुरू होता है उसके बाद नौसेना का गठन हो जाता है। इसकी ज़रूरत कब महसूस की जाती है, जब गुजरात की विजय पर अकबर जाते हैं, ठीक है। गुजरात की विजय हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि वहाँ पर, क्योंकि वहीं पर इनको समुद्र पता दिखाई देता है, ठीक है। समुद्र को ये देख पाते हैं उसी जगह पर जब ये गुजरात विजय पर जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से इनको आइडिया लगता है कि हमको एक नौसेना की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो एक विभाग का गठन करते हैं नौसेना के लिए, तो उसका नाम होता है नवाड़ा। नवाड़ा का संबंध किससे है, किस प्रकार की सेना से है, स्थल सेना है या घुड़सवार है या ये पैदल सेना है या फिर नौसेना है। तो आप याद रखेंगे नवाड़ा जो था एक प्रकार की नौसेना का विभाग था, ठीक है। और जो इसका प्रमुख होता था वो कहलाता मीर ए बहर। तो मीर ए बहर जो अधिकारी था, वो प्रमुख जो होता था वो नवाड़ा का अधिकारी होता था, और नवाड़ा का संबंध होता है नौसेना से। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं सैन्य व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। और मनसबदारी का अर्थ होता है पद या श्रेणी कि किसी व्यक्ति या किसी अमीर की स्थिति का अंदाज़ा हम लोग मनसबदार से लगा सकते थे। मनसब कितने मनसब है उसके पास, और ये दशमलव पद्धति पर आधारित था, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं, और ये मंगोलों से लिया गया था। अब देखेंगे यहाँ पर जो मनसबदार जो थे इनको दो भागों में बांटा गया। अब मनसबदार की बात कर लेते हैं। मनसबदार तो सेना में मुख्य होता था, ठीक है। तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था। एक होता था जात और एक होता था सवार। तो जात और सवार दो हिस्से थे मनसबदार के। तो जात का क्या भूमिका होती थी, वो वेतन तथा पद की स्थिति का बोध कराता था। वेतन तथा पद की स्थिति को देखता था जात जो मनसबदार था। और जो सवार था वो घुड़सवार दस्ते की निगरानी करता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान देंगे।
जो जात, सवार का मतलब सवारी करना, और सवारी किस पे की जा सकती है, घोड़े पे की जा सकती है, तो घुड़सवार हो गया। जात की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जात का मतलब जात का मतलब तुम्हारी स्थिति क्या है, तो तुम्हारी स्थिति ये तो पद की स्थिति और वेतन से पद की स्थिति का अंदाजा भी होता है कि कितना वेतन है। अगर हम वेतन बता दें किसी के, तो इसके मतलब क्या है कि उसकी स्थिति पता चल जाएगी कि वो किस स्थिति पर है। अकबर के समय के जो मनसबदार थे वो दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। जो मनसबदार हैं, छोटा मनसबदार, बड़ा मनसबदार। तो जो सबसे छोटा मनसबदार होता था, ठीक है, उसके पास 10 लोगों की सेना होती थी, ठीक है। और जो सबसे बड़ा मनसबदार होता था, उसके पास 10,000 सेना का क्या होती थी, मनसब होता था। मतलब कि 10,000 सेना उस मनसबदार के पास होती थी। तो सबसे छोटी 10 लोगों की और सबसे बड़ा 10,000, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। फिर मनसब को क्या किया गया, कई श्रेणियों में बांटा गया। वो तो 2 वर्ग डिवाइड कर दिया गया था, एक जात होता था, एक सवार। अब वो श्रेणियाँ डिवाइड की गई मनसबदार में अकबर के समय में ही, ठीक है। तो अकबर के समय में जो 10 से 500 जो रखता था सेनाएं अपने पास लोगों की, वो मनसबदार होता था। जो 500 से 2500 के बीच में होता था वो अमीर कहलाता था। जो 2500 से अधिक होता था वो अमीर उम्दा कहलाता था, ठीक है। क्लियर। अब ये देखेंगे जो भी मनसबदार नियुक्त होता था मुगलिया प्रशासन में, वो कैसा पद था, अनुवांशिक था या नहीं था। तो ये भी परीक्षा का प्रश्न है। तो वो अनुवांशिक नहीं था, ठीक है। मतलब कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संतान को मनसबदार नहीं दिया जाएगा, कोई नया व्यक्ति होगा। तो अनुवांशिक नहीं था, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको दिमाग में अंदर रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे औरंगजेब के समय में क्या स्थिति होती थी मनसबदारों को लेकर, ठीक है। तो औरंगजेब के संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर एक टर्मोलॉजी इस्तेमाल की गई है, मशरूत, और एक होती थी बेजागिरी, ठीक है। ये 2 शब्द हैं। तो बेजागिरी क्या होता है और मशरूत क्या होता है। मशरूत जो होता था वो एक मनसबदार को जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए, वजीर या दीवान का पद दे दिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण पद या किलेदार का पद दे दिया जाए, मतलब मनसबदार शासक के काफ़ी नज़दीक हो जाए, ऐसा कोई महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए जो मनसबदार से ऊंचा हो, तो वो क्या कहलाता, मशरूत कहलाता था वो, ठीक है। अब बेजागिरी क्या होता था, जो बेजागिरी होता था, तो मनसबदार की स्थिति औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हुई है। हमने कहा, हम लोग पढ़ते भी हैं कि औरंगजेब के समय में सेना काफ़ी बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से मनसबदार भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कई श्रेणियाँ डिवाइड की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जात और सवार हैं, ठीक है। तो उसको बड़े बड़े सेक्टर में डिवाइड किया गया। घुड़सवार दस्ते होते थे, मतलब घुड़सवार दस्तों की संख्या बढ़ गई, सेना की संख्या बढ़ गई। तो अब एक मनसबदार कितना झेल सकता है, कितने बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है, कितनी बड़ी सेना को वो नियंत्रण कर सकता है। तो मनसबदार की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। और जब मनसबदारों को क्या किया जाता, जागीरें दी जाती थी। तो जागीरें तो खैर अनुवांशिक तो नहीं होता था, मृत्यु के उपरांत तो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया था, लेकिन चूंकि तत्काल मतलब औरंगजेब के समय में मनसबदार इतने नियुक्त कर लिए गए थे कि जागीरें तक नहीं बची थी, ठीक है। तो ये स्थिति जो पैदा हुई थी, उस स्थिति को क्या कहते थे, वो बेजागिरी स्थिति कहलाती थी। मतलब बेजागिरी क्या होता था कि मनसबदार इतने नियुक्त हो गए कि जागीर तक नहीं बची, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने अभी देखी, ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर आप क्लियर करते चलेंगे, जो पिछला वीडियो है और जो ये जो पूरा प्रशासन पढ़ा रहे, इसको इग्नोर किया जाता है और यहाँ से प्रश्न आते ज़रूर हैं। और जब आते हैं तो गलत भी उतनी तेज़ी से होते हैं जितना हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। हम लोग शासकों के बारे में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन किस शासक की क्या व्यवस्था थी, उस प्रशासन में कौन सा पद था, वो पद किन वर्गों में डिवाइड था, उस पद का क्या महत्व था, उस पद में क्या चीज़ शामिल थी, ये सब चीज़ें परीक्षा में आती रहती है। आप परीक्षा में आप जाइए तो हमारा काम ये है कि हम देख पाएँ कि वो टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उस टॉपिक को मुझे पढ़ना और उस टॉपिक का अगल बगल की सभी चीज़ें हम लोग जान जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।